हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग क्लास 9 के इतिहास सब्जेक्ट का नवंबर मंथ का क्वेश्चन को देखेंगे। जो नवंबर मंथ में आपका मासिक जांच परीक्षा हो रहा है ना, नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके पास समय कितना रहेगा? 2 घंटा, पूर्णांक 40 रहेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये कक्षा 9 है और सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री, इतिहास है और ये नवंबर माह का है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए पहला जो प्रश्न है ये ए नंबर पे आता है, ए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चुनना है। तो हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आपको याद रखना है फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, लुई 16वां। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? ठीक है, तो ये किस क्रांति की देन है? ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो जो क्रांति हो रहा था उससे पहले जो फ्रांसीसी सम्राट या फ्रांसीसी समाज था वो कितने वर्गों में बटा था आपको बताना है। तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क नंबर हो जाएगा, 3 वर्गों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना ये पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा। तो हम लोग का 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, रूसो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 1917 में जारशाही का पतन हुआ था, उस घटना को आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते थे हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से वो घटना जाना जाता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हिटलर कौन था? तो हिटलर जो था इसको कौन नहीं जानता, ये जर्मनी का था। ठीक है, और ये जर्मनी का बहुत ही फेमस तानाशाह था, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी का तानाशाह। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स थे। कौन थे ये दोनों? आपको बताना है। तो ये समाजवादी थे, यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, समाजवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बस्तर कहाँ है ना? बस्तर जो है वो कहाँ है? ठीक है, तो बस्तर आपको पता होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव का और एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 बचा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। इसका मतलब हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, देहरादून। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का 10 क्वेश्चन था। हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये बी है। हम लोग का जो क्वेश्चन 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का था वो क्या था? ए था, ये बी है। अब बी के हेडिंग में लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? और 11 नंबर में अथवा के साथ एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे क्या थी? ठीक है, तो चलिए अब 11 नंबर जो आपके पास प्रश्न आया है इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों किस में दे रखा है? अथवा में। तो अथवा का मतलब हुआ 11 नंबर का या तो आप इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, दोनों को नहीं लिखना है, किसी एक को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 11 नंबर का दूसरा वाला को देखते हैं अथवा में। इसका
इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग लिखेंगे। आप याद कर लीजिए, लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे क्या थी, इसका आंसर को हम लोग देखेंगे। चलिए तो इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे। पहला मांग क्या थी, युद्ध को बंद किया जाए। दूसरा मांग थी भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए। और तीसरा मांग थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जाए। तो ये लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे थी। आप वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है जीविका संकट से आप क्या समझते हैं। और 12 नंबर में अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, कूलक से आप क्या समझते हो। ठीक है, कूलक से आप क्या समझते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी 2 क्वेश्चन है, एक ये और दूसरा ये अथवा में। तो अथवा का मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग दूसरा यानी अथवा वाला का आंसर देंगे इसका, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का, कूलक से आप क्या समझते हैं, हम लोग इसका आंसर को देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला आंसर को देखते हैं क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है। क्या लिखेंगे हम लोग, रूस में संपन्न किसानों को कूलक कहा जाता था। ठीक है, 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। स्टालिन का विश्वास था कि कूलक वर्ग अनाज इकट्ठा कर रहा है और यह वर्ग गरीब किसानों का वर्ग शत्रु है। ठीक है, गरीब किसानों का वर्ग शत्रु है। ठीक है, ये जो वर्ग है वो गरीब किसानों के वर्गों का शत्रु है। अतः 1928 में स्टालिन के पार्टी के सदस्यों ने कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे एवं जबरन अनाज खरीदा। ठीक है, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो स्टालिन ने कुलकों को सफाया करने के उद्देश्य से खेतों के सामूहिकीकरण करने का फैसला किया और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। ठीक है, और इसका भी देखिए एक प्रश्न और अथवा में दे रखा है, धुरी शक्तियों में कौन कौन देश थे। ठीक है, आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 का अथवा में है, तो अथवा में से आप किसी एक का आंसर आपको देना है। या तो इसका आंसर दीजिए या तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दूसरा वाला जो दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है धुरी शक्तियों में कौन कौन देश थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा में जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था कि धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो वो 3 देश शामिल थे। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट देश हैं, जर्मनी, इटली और जापान। आपको इसी को आंसर में लिख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन 14 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, वन विनाश किसे कहते हैं। और अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा है, जेकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें से जो 2 क्वेश्चन है इसका हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है वन विनाश किसे कहते हैं, इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला आंसर देखते हैं, वन विनाश किसे कहते हैं। हम लोग जेकोबिच क्लब का आंसर नहीं, किसी एक को ही देना है। आपको पता है ना, किसी अथवा में किसी एक ही आंसर, किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग देंगे, वन विनाश किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो वन विनाश को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वन विनाश, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनः स्थापना और विकास नहीं हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। अर्थात वन विनाश का तात्पर्य क्या होता है, वनों में होने वाली कमी होता है। आपको इंग्लिश वाला ये नहीं लिखना है। ठीक है, इंग्लिश वाला ये नहीं लिखना है, आपको केवल हिंदी वाला लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। आप इस वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो ये है इसको आप नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं।
देखिए तो हम लोग का सेक्शन ए बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सी वाला को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो सी वाला है इसमें लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर 15, लुई 16वां का परिचय दें और बताएं कि उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। और क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा में भी एक क्वेश्चन और दिया है, रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका अथवा में जो क्वेश्चन है दूसरा वाला हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। चलिए तो हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर को हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था इसीलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के ये आंसर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। आपको दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसका पहला वाला जो है 16 का, ये वाला स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन करें, हम लोग इसका आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है, पहला वाला इसका आंसर को लिखेंगे। चलिए तो इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा में भी एक क्वेश्चन और दिया है, झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखें, ठीक है। इन दोनों में से आपको केवल और केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका अथवा वाला, इसका जो झूम या घुमंतु खेती है किसे कहते हैं, इसका आंसर को हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला जो क्वेश्चन दूसरा है इसका आंसर लिखेंगे। चलिए तो इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, झूम कृषि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। आपको इंग्लिश वाला नहीं लिखना है। जिसे घुमंतु खेती भी कहते हैं, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम या घुमंतु खेती, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, ड्यूमा से आप क्या समझते हैं। और इसका भी अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है। तो हम लोग दूसरा वाला का आंसर लिखेंगे, जो अथवा के साथ या नीचे लिखा है ना, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं, हम लोग इसका आंसर को लिखेंगे। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 18 था उसका आंसर प्रोपोगेंडा, ये इंग्लिश में क्या लिखा है प्रोपोगेंडा, क्वेश्चन में इसी को हिंदी में लिखा हुआ था। प्रोपोगेंडा का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अधिप्रचार, ठीक है। तो आपसे पूछा था प्रोपोगेंडा के बारे में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिप्रचार। आप इस हिंदी वाला अधिप्रचार की जगह में हिंदी में प्रोपोगेंडा भी लिख सकते हैं, आपको इंग्लिश में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोपोगेंडा यानी अधिप्रचार उन समस्त सूचनाओं को कहते हैं जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी बड़े जन समुदाय की राय और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संचारित करती है। बात समझ में आ गया। चलिए तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो इस प्रकार हम लोग का सेक्शन ए बी सी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग डी वाला पोर्शन को देखेंगे, सेक्शन डी को। तो इसमें क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर
80 से 100 शब्दों में दें। अब ये क्या है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर है, आपको बड़ा बड़ा आंसर लिखना है 80 से 100 शब्दों में, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, ठीक है। इसके बाद लिखा है, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। फिर एक क्वेश्चन और इसी में लिखा है, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा में एक और क्वेश्चन लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक अंतर्विरोधी थे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, तो हम लोग पहला वाला का उत्तर लिखेंगे, ये वाला 19 का ये जो पहला वाला है ना, इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर को अभी देखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला को नहीं। चलिए तो हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 19 तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 का पहला वाला था, अथवा वाला को हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला वाला को कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको उत्तर दिख रहा ना, ये लिखा हुआ है, तृतीय एस्टेट के धनी सदस्यों यानी मध्यम वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारी गण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले उन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वो पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करिए, लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, आंसर इसका बड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। और अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा है कि दो सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख या मुख्य घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहला वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 20 का, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन कर, हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन भी छोटा है, हम लोग इसी का आंसर लिखेंगे। तो चलिए 20 नंबर का हम लोग वन संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं। वन संरक्षण के उपाय, ठीक है, वन संरक्षण के उपाय क्या लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन जीवन का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पार्क और पशु पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर वन पशु सुरक्षित रह सके। 3 नंबर में लिखा हुआ है, वनों को काटने पर रोक लगानी चाहिए। 4 नंबर में लिखा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए और रोपित पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। 5 नंबर में वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व में अनेक वन जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर में लिखा हुआ है, वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए, वनों को अधिक चराई नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो देखिए आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा, ये पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम लोग का नवंबर मंथ का क्लास 9 का पूरा हिस्ट्री का मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर कुछ भी रिलेटेड ऐसा कुछ आएगा अपडेट तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।